नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों आज आपके लिए हम लेकर आए हैं अपने आरक्षी बैच की हिंदी की सेकंड क्लास। ये क्लास बच्चों आपको आरक्षी बैच में तो हेल्पफुल होगी, जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोनों का लेवल सब लगभग सेम ही है। जैसे क्वेश्चन हिंदी के आरक्षी में आते हैं, आपके सिपाही वाले कांस्टेबल वाले एग्जाम में आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन उसी लेवल के क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में भी आते हैं। तो जो बच्चे मेरे टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, और जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस वीडियो को देखें ही देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज हम वर्णमाला में व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उनके उच्चारण स्थान पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और पूरी गहराई तक पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटेगा और ना ही गलत होगा। तो देखिए बच्चों, व्यंजन ये शब्द आप सबने कई बारी पहले सुना होगा, और मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जानते भी होंगे, उनको याद भी होंगे, और कुछ बच्चों को याद नहीं होंगे। तो जिनको याद नहीं है मैं उनको आज याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका इसका बतलाऊंगा, और इसको दिमाग में कैसे फिक्स रखना है, कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, और कौन सा उच्चारण स्थान कैसे याद रखेंगे, ये भी मैं आपको सारे के सारे बहुत ही बेसिक और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन किनको कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्या हुई हमारी, यहां से एक चीज हमें पता चली क्या, कि जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े। अब देखिए स्वर कैसे थे, स्वर स्वतंत्र थे, उनको बोलने में हमें किसी चीज की सहायता नहीं लेनी पड़ी। लेकिन व्यंजनों को बोलने में हमें किस चीज की सहायता लेनी पड़ती है, हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि क्या चीज होती है ये। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई अक्षर लिखते हैं का, ये क्या है हमारा, एक व्यंजन है जिसको हमने किसकी सहायता से बोलेंगे, हम इसको देखिए कैसा, सहायता से क्या मतलब है। यहां पर का जो व्यंजन है, इसको अगर आप तोड़ोगे, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये दो चीजों में टूटेगा। एक तो का वर्ण में, और जब भी हम वर्ण बोलेंगे कि का वर्ण तो उसके नीचे हलंत जरूर लगाएंगे। ये हलंत ही पहचान है क्या, कि ये सिर्फ का वर्ण लिखा है, इसमें अभी स्वर नहीं है। तो जब हम इसमें स्वर को जोड़ देते हैं, आ को जोड़ देते हैं, तो ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर हमारी क्या बनाती हैं, व्यंजन बनाती हैं। ऐसे ही जितने भी व्यंजन हैं वो क्या है, उस व्यंजन का वर्ण, ता वर्ण और आ, इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा, ता। ऐसे ही चा, चा वर्ण और स्वर हमारा आ। तो स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। इतनी चीज मेरे ख्याल से बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए व्यंजन होते कितने हैं हमारे, टोटल व्यंजन हमारे होते हैं, देखिए तो हमारे व्यंजनों की बच्चों जो कुल टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है, 35 हमारे व्यंजन होते हैं, और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 13 क्या होते हैं हमारे स्वर। तो टोटल मिलाकर हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। अब देखिए 35 संख्या इनकी कैसे होती है। सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो हमारे 5 वर्ग है, का चा टा ता पा, इनमें 5 व्यंजन होते हैं, बाकी बचे हुए तीनों में 4 व्यंजन होते हैं। अब जो मैं आपको संख्या बता रहा हूं 35, वो कैसे पूरी होती है, देखिए 25 तो ये हो गए, मां तक हमारे कितने व्यंजन हो गए, 25 के बाद 4 ये और 4 ये, कितने हो गए, 25 प्लस 8 33। ठीक है, 33। ये जो हमारे 4 व्यंजन हैं संयुक्त व्यंजन, इनको क्या करते हैं इनको हम व्यंजनों की गिनती में नहीं लेते। जब हम टोटल पूछेंगे, अगर टोटल ही वर्ण कितने हैं तब हमारे इनको हम गिनती में लेंगे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन आपको बतलाने हैं कितने, 35 व्यंजन होते हैं। 35 कैसे, 33 तो हो गए, बाकी 2 कौन से हैं, बाकी 2 जो ये हमारे डा और ढा है, इनमें जब आप नीचे अंक की बिंदी लगा दोगे तो 2 नए व्यंजन बन जाएंगे। कौन कौन से, डा और ढा। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, नव विकसित व्यंजन भी बोलते हैं, या फिर इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तब कितने बन जाएंगे हमारे, 35 व्यंजन बन जाएंगे। तो अब व्यंजनों की संख्या क्लियर हो गई, हमारे
33 व्यंजन प्लस 2 द्विगुण व्यंजन मिलकर टोटल 35 व्यंजन बनते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको संयुक्त क्यों कहते हैं ये भी हम आगे देखेंगे, और इनको द्विगुण क्या कहते हैं या उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें क्या देखना है कि हमारे वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? टोटल 35 व्यंजन होते हैं। अब जो इसमें मेन चीज है वो क्या है? वो इनका क्रम है। क्योंकि जब मैंने आपको वर्णमाला में स्टार्टिंग में बतलाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको क्या बतलाया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। तो जो ये व्यवस्थित समूह है, यानी व्यवस्थित समूह से मतलब का पहले आएगा, खा उसके बाद, गा उसके बाद, घा उसके बाद, ऋणा। तो ये जो क्रम है, इसी क्रम में ही हमें क्या करना है? इन वर्णों को, इन व्यंजनों को लिखना है, तभी हमारी क्या बनेगी? वर्णमाला बनेगी। अब देखिए आप इसको याद कैसे रखोगे? तो आपको याद कैसे रखना है? जो शुरुआत के मैंने आपको 5 वर्ग बताए, का, च, ट, त, प, इन 5 वर्गों से आप इजीली ये 25 के 25 व्यंजन याद कर सकते हो। तो इनका जो क्रम है, सबसे पहले का क्या आएगा? का, फिर चा, फिर टा, फिर ता और फिर पा। इसको कैसे याद रखेंगे? कचट तप, एक शब्द आप याद रखेंगे, कौन सा? कचट तप। तो कचट तप से हमें क्या होगा? कचट तप से हमें ये क्लियर हो गया कि पहले का वर्ण, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और फिर पा वर्ग। और इनसे कैसे? इनसे आप याद करना बहुत आसान है। उसके बाद तो का, खा, गा, घाना, चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, ढाना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये 25 के 25 याद होने के बाद उसके बाद या आएगा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, क्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा। इसी क्रम में आपको इन्हें याद करना है। ठीक है, ये 5 वर्ग हमारे शुरुआत के हो गए। उसके बाद 12 ये हो गए, जिनमें से नीचे के 4 क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। टोटल हमारे कितने वर्ण हो गए? कितने व्यंजन हो गए? 35 व्यंजन हो गए, 2 द्विगुण व्यंजनों को मिला के। बाकी ये जो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है, इनको हम अलग रखते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है हमारी? 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 13 स्वर। टोटल कितने हो गए? 52। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा कि हमारे कितने व्यंजन होते हैं, कितने हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं और कितने हमारे स्वर होते हैं। ठीक, उसके बाद व्यवस्था मैंने आपको बता दी कि इसी क्रम में हमें इन्हें लिखना है। अब हम इसमें आगे देखते हैं इनका क्या चीज कि व्यंजनों के हमारे क्या क्या वर्गीकरण है, कितने प्रकार हैं। तो बेसिकली जो हमारे कॉमन मेन 3 प्रकार है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक, अब इनको हम 1 बाय 1 फुल डिटेल में देखते हैं कि हमारे स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या कि स्पर्श व्यंजन किनको कहते हैं और स्पर्श व्यंजन ही क्यों कहते हैं। देखिए, स्पर्श का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? छूना। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग, जीभ क्या करे? मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जो हमारी जीभ है ये क्या करेगी? मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श जरूर करेगी जब हम उस व्यंजन का उच्चारण करेंगे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरी चीज, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि वर्गीय व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन को ही कहते हैं। और क्यों कहते हैं वर्गीय व्यंजन? मैंने आपको इससे पहले बतलाया था कि ये जो हमारे का, चा, टा, ता, पा है, ये क्या है? ये वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस वर्ग होने के कारण, इनको इस क्रम में लिखने के कारण इनको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यानी का वर्ग में कौन से व्यंजन आएंगे, चा वर्ग में कौन से व्यंजन आएंगे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। तो हम स्पर्श व्यंजन को ही क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं हमारे कि स्पर्श व्यंजन हमारे टोटल कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित हैं। कौन कौन से? कचट तप, कचट तप, का, चा, टा, ता और पा। ये हमारे 5 वर्ग हैं जिसमें हमारे ये व्यंजन सारे के सारे विभाजित हैं। अब इन जो ये हमारे वर्ग हैं, इनका जो ये क्रम है, यही हमें बतलाएगा कि हमारा कौन सा वर्ग
किस जगह से स्पर्श करके उच्चारित होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कौन से वर्ग के अक्षर, कौन से वर्ग के व्यंजन हमारे मुख से किस जगह से स्पर्श करके उच्चारित होते हैं, कहां से उनका उच्चारण होता है। आप क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी जगह से मिलेंगे कि का वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए या ता वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, या आपको कोई एक व्यंजन दे देगा इसका उच्चारण स्थान बताइए। तो उच्चारण स्थान बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बतलाना चाहता हूं। उसमें मैं जैसा क्रम आपको बतलाऊंगा, अगर आप उसी क्रम से उसको याद रखेंगे, आप देखेंगे कि कई अलग वीडियोस में कई अलग टीचर्स ने क्रम को आगे पीछे करके बतला देते हैं कि नहीं ये पहले आता है वो बाद में आता है। तो हमें क्या करना है, हमें बायोलॉजिकली नहीं समझना कि भाई हमारा गला पहले आ रहा है कि हमारा कंठ पहले आ रहा है कि तालु पहले आ रहा है कि मूर्धा पहले आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा बायोलॉजी का पेपर नहीं होने वाला है। हमारा किस चीज का पेपर है, हमारा हिंदी का पेपर है। तो हम उसको हिंदी में उसी तरह से याद रखेंगे जो हमारे लिए सबसे आसान हो, सबसे कन्वीनियंट पड़े और इजीली हम उसको याद रख पाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, जो कंठ से लेके होठों तक अलग अलग जगह पर स्पर्श होने की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हमारे होठों से लेकर कंठ तक कौन कौन से भाग होते हैं। आप उन भागों को उसी क्रम में याद रखिएगा, मैं आपको यही उसी क्रम में उनको याद करवा दूंगा और उससे बहुत ही आसानी से ये सारे के सारे हमारे व्यंजन हम पता कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, कंठ। अब आप सोचोगे कि सर कंठ सबसे पहले कैसे आ गया, मुंह तो इधर से शुरू हो रहा, तो सबसे पहले क्या आने चाहिए, होठ आने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए कोई भी जो हमारा व्यंजन है उसका उच्चारण कैसे होता है। जो हमारे अंदर से प्राणवायु बाहर आ रही है, ये प्राणवायु जब हमारे गले से होती हुई मुंह से बाहर आती है और इसी पर ही जब हमारे कहीं पर भी स्पर्श के कारण क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, दबाव उत्पन्न होता है, तब हमारे क्या होते हैं, ये सारे स्वर उत्पन्न होते हैं। तो अब आप एक चीज समझो कि जब अंदर से हवा बाहर आ रही है तो सबसे पहले कहां जाएगी, सबसे पहले तो कंठ में ही जाएगी, इधर से बाहर आ रही है तो पहला स्थान कौन सा हो गया, कंठ। जब हम हवा अंदर ले रहे हैं तब हमारा पहला स्थान होठ है, लेकिन जब हम हवा अंदर लेते हैं तब किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। तो हमारा पहला स्थान कौन सा हो गया, पहला स्थान हमारा हो गया कंठ, यानी अंदर से बाहर की तरफ जाना है तो सबसे पहले क्या आया, कंठ आया। तो जब सबसे पहले कंठ आया तो का वर्ग जो हमारा सबसे पहला वर्ग है वो हमारा यहीं से उच्चारित होगा। वो हमारा कहां से होगा, सबसे पहले स्थान से हमारा का वर्ग उच्चारित होगा। उसके बाद हमारा हमारी कौन सी जगह आती है, उसके बाद आता है हमारा तालु। उसके बाद कंठ के बाद क्या आता है, तालु आता है। तो हमारा जो चा वर्ग है, दूसरे नंबर का वर्ग, वो दूसरे स्थान पर उच्चारित होगा। फिर उसके बाद आती है मूर्धा, थर्ड नंबर पे क्या आती है, मूर्धा। मूर्धा से हमारा कौन सा होगा, टा वर्ग। मूर्धा से हमारा कौन सा होगा, टा वर्ग होगा। उसके बाद आते हैं क्या, दांत। यहां पर दांत होते हैं तो ये कौन से हो गए, हमारा दांत आ गए। दांत से कौन सा होगा हमारा, ता वर्ग उच्चारित होगा। और फिर फाइनली जो होठ होते हैं बाद में, होठों से पा वर्ग उच्चारित होगा। इसी क्रम में आप इसको याद रखिए। सबसे पहले क्या, फर्स्ट नंबर पर कंठ, सेकंड नंबर पर तालु, थर्ड नंबर पर मूर्धा, फोर्थ नंबर पर हमारे दांत और फिफ्थ नंबर पर होठ। ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले कंठ आएगा, फिर तालु आएगा, फिर मूर्धा आएगा और फिर होठ, दांत आएंगे और फिर होठ आएगा। ठीक, ये पांचों के पांचों क्या है, हमारे वर्ग के हिसाब से ही हैं। जैसे जैसे हमारी अंदर से प्राणवायु जिस जिस स्पॉट से पहले गई, दूसरे नंबर पे गई, उसी हिसाब से हमने इनको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर रखा है। सबसे पहले का वर्ग, दूसरे नंबर पर चा वर्ग, तीसरे नंबर पर टा, चौथे नंबर पर ता और ये पांचवें नंबर पर पा वर्ग। कचट तप, ये शब्द आपको बिल्कुल याद रखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि ता पहले आता है कि पा पहले आता है ना। तो कचट तप, आप इस शब्द को याद रखिएगा और इस सीक्वेंस को जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ। तो हमारे जो ये 25 व्यंजन हैं, इनकी प्रॉब्लम हमने बिल्कुल सॉल्व कर दी है। क्यों कि भाई हमें पता चल गया कि हमारा का वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, का, खा, गा, घा, ना।
तो ये पांचों के पांचों हमारे कहां से उच्चारित हो रहे हैं, ये पांचों के पांचों हमारे कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा चा वर्ग, तो चा वर्ग हमारा सारा कहां से उच्चारित हो रहा है, पांचों के पांचों उसके व्यंजन जो हैं वो सारे के सारे हमारे तालु से उच्चारित हो रहे हैं। तो ये 25 व्यंजनों का उच्चारण स्थान की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खत्म हो गई कि ये कहां कहां से उच्चारित हो रहे हैं भाई, ये यहां से उच्चारित हो रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट थोड़ा सा और डिटेल कि देखिए ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बना दिया। का वर्ग हमारा कंठ को स्पर्श कर रहा है, चा वर्ग में तालु को, टा वर्ग में मूर्धा को, और ता वर्ग में दांतों को, और पा वर्ग में व्यंजन होठों को। ठीक, अब इनको बोलते क्या है, देखिए इनको बोलते हैं कंठ्य व्यंजन। कंठ्य व्यंजन क्योंकि ये कंठ से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, चा वर्ग को हम बोलते हैं तालव्य, तालव्य व्यंजन। क्यों, क्योंकि ये तालु से हमारे उच्चारित हो रहे हैं। इसको बोलेंगे, टा वर्ग को बोलेंगे मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन, क्योंकि ये मूर्धा से उच्चारित हो रहे हैं। उसके बाद ता वर्ग बोलेंगे हम क्या इसको, दंत्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन, क्योंकि ये दांतों से हो रहे हैं। और इनको बोलेंगे ओष्ठ्य, ओष्ठ्य व्यंजन, क्योंकि ये होठों से उच्चारित हो रहे हैं और संस्कृत में होठों को ओष्ठ कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पांचों वर्ग हो गए और उनके उच्चारण स्थान मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला हमारा कंठ फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत और फिर होठ। इसमें आप देखोगे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखो आप सब जानते हो कि कंठ पहले आएगा, दांत और होठ, इन तीन की सीक्वेंस में आपको कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी पहचानोगे भाई पहले दांत आना है, फिर होठ आना है, सबसे पहले कंठ आ रहा है। आप जहां कंफ्यूज हो सकते हो वो तालु और मूर्धा में हो सकते हो। तो तालु और मूर्धा का मैं आपको बहुत ही सिंपल बता देता हूं कि आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़नी इसकी। अगर आप अलग अलग वीडियोस में देखोगे तो कोई मूर्धा पहले बता देगा, कोई तालु पहले बता देगा। ठीक, फिर आप बायोलॉजी के चैप्टर खोल लोगे कि क्या चीज पहले आती, उसमें नहीं जाना। हमें क्या करना है, हमें अपने हिंदी के क्वेश्चन एग्जैक्ट सही करने हैं। तो आप सबसे पहले तालु और फिर मूर्धा, सबसे पहले तालु और फिर मूर्धा, इन दोनों पे थोड़ा सा फोकस करके याद कर लेंगे तो ये पांचों बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 25 व्यंजनों की हमने कहानी यहां पर खत्म कर दी उच्चारण स्थान की, कि उच्चारण स्थान इन 25 व्यंजनों का कहां पर होगा, वो हमारी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो चुकी है। अब क्वेश्चन देखते ही क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज आती है जो आपने सुना होगा, क्या क्वेश्चंस भी देखे होंगे, अघोष और सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अघोष और सघोष आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बतलाया था क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो, हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, उनको हम सघोष कहते हैं, और जिनमें हमारी स्वर तंत्रियों में क्या हो, कंपन उत्पन्न ना हो, उनको हम अघोष कहते हैं। ठीक, अल्पप्राण किसको बोलेंगे, जिसको बोलने में कम समय लगे। महाप्राण किसको बोलेंगे, जिनको बोलने में इनके अल्पप्राण के मुकाबले अधिक थोड़ा अधिक समय ज्यादा लगे। ठीक है, तो अब देखिए इनको याद कैसे करना है। इनको याद करने का बहुत ही बेसिक और सिंपल चीज है कि हमारे हर वर्ग के शुरुआत के दो वर्ण, हर वर्ग के शुरुआत के दो व्यंजन जो हैं वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। हर वर्ग के, पांचों वर्ग के शुरुआत के दो व्यंजन क्या होंगे, अघोष होंगे, और बाद के तीनों सघोष होंगे। पहले अघोष दो और फिर तीन सघोष। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई पहले आ आता है तो पहले अघोष आएंगे, है ना। बस आपको क्या चीज फोकस करनी है कि अघोष सिर्फ दो होते हैं, अघोष सिर्फ दो होते हैं। तो अघोष दोनों क्या हो गए, हमारे पहले आ गए। उसके बाद तीनों हमारे जो वर्ण है, व्यंजन है, वो क्या है, सघोष हैं। उसके बाद अल्पप्राण महाप्राण, इसको याद करना और भी आसान है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट है, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, है ना। तो इनको कैसे याद रखेंगे भाई, आप अधिकतर क्या होता है, मैं नोटिस कर चुका हूं कि एग्जाम में बच्चा ना अल्पप्राण पहले आता है कि महाप्राण पहले आता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। उसको ये तो पता है कि अल्टरनेट लिख लें, लेकिन महाप्राण पहले लिखना है कि अल्पप्राण। तो आप इसको भी ऐसे याद रखो, आ पहले आता है, मां बाद में आता है। तो अल्पप्राण पहले आएगा, महाप्राण बाद में आएगा, अल्टरनेट पे रखते जाइए। आपका तुरंत आपको 25 के 25 का पता चल जाएगा कि भाई कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है, कौन सा अल्पप्राण है और कौन सा महाप्राण है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है, अधिकतर आ जाता है कि इनमें से कौन सा हमारा व्यंजन अल्पप्राण है
है ना। अब जैसे आपसे उसने पूछ लिया कि दा बताइए कि दा अल्पप्राण है कि महाप्राण है या सघोष है कि अघोष है, तो हम तुरंत गिनेंगे ता था दा। अब दा हमें पता चल गया क्या तीसरे स्थान पर आता है भाई, दा तीसरे स्थान पर, तो हमें पता है कि पहले अघोष आते हैं फिर सघोष आते हैं, शुरू के दो अघोष हो गए तो तीसरा क्या हो गया हमारा सघोष हो गया, तो दा हमारा क्या है सघोष है। अब हम पूछे कि अल्पप्राण या महाप्राण, उसमें ही मैंने आपको बताया कि पहले अल्पप्राण आ से अल्पप्राण फिर मा से महाप्राण, तो आ पहले तो अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण अल्टरनेट करके चलना है, एक बार अल्पप्राण एक बार महाप्राण फिर अल्पप्राण फिर महाप्राण फिर अल्पप्राण, तो तीसरे नंबर पर क्या आया अल्पप्राण, तो दा क्या हो गया हमारा सघोष और अल्पप्राण। बिल्कुल इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा दूसरे टाइप के व्यंजन कौन से है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये जो हमारे 4 व्यंजन है या रा ला वा, जो हमारा नेक्स्ट इन 25 के बाद जो हमारा पहला वर्ग आया था या वाला या रा ला वा, उसमें क्या है 4 हमारे व्यंजन है और इन चारों व्यंजन को हम क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो स्वर के और व्यंजनों के बीच में होता है। यानी अगर इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करें तो उसका क्या मतलब है कि स्वरों में क्या होता है हमारे मुख से प्राणवायु स्वतंत्रली बाहर आती है, कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आती। व्यंजनों में क्या होता है रुकावट आती है, यानी स्पर्श हो जाती है जीभ कहीं ना कहीं, तो उससे क्या होता है व्यंजनों के उच्चारण में रुकावट आती है। तो यारा लावा क्या है कि इसमें रुकावट तो आती है लेकिन बहुत थोड़ी सी रुकावट तो आती है लेकिन बहुत कम रुकावट आती है, इसलिए क्या है कि ये व्यंजनों के और स्वरों के बीच के हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक, कौन से हमारे या रा ला वा। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये सारे के सारे सघोष हैं और अल्पप्राण हैं। ये चारों क्या हैं सघोष हैं और अल्पप्राण हैं, यानी इनके उच्चारण में क्या होता है स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है और बोलने में लगता है कम समय। तो ये चारों हमारे क्या हो गए अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्पप्राण, और कौन से हो गए अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। ठीक, आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। अब दूसरी चीज जो इसमें कॉम पढ़ने वाली है वो क्या है, या का हमारा जो उच्चारण स्थान है वो क्या है तालव्य है। रा का दंतमूल, दंतमूल किसको बोलते हैं आप जिसको नॉर्मल भाषा में मसूड़े बोलते हैं, जो हमारा मसूड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं दंतमूल, यानी दांतों की जड़। तो दांतों की जड़ क्या होती है मसूड़ा, तो रा हमारा जो बोला जाता है वो दंतमूल है, ला भी हमारा दंतमूल है और वा क्या है दंतोष्ठ है। इसमें आप बोलोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि वा में क्या है ऊपर के दांत और नीचे का होठ टच होते हैं, तो ये क्या हो गए दंतोष्ठ हो गए। या हमारा क्या है तालव्य, रा दंतमूल, ला दंतमूल और वा दंतोष्ठ। ठीक, सारे के सारे क्या हैं सघोष है और अल्पप्राण है। इनके बारे में एक चीज और है चारों व्यंजनों के बारे में जहां से क्वेश्चन बनता है कि या और वा जो हमारे ये दोनों व्यंजन है इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक, रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं, ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए आपने देखा होगा ये 2 शब्द है हमारे या और वा। इनका क्या होता है इनको हम कई बारी स्वरों के स्थान पर यूज कर लेते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है अर्ध स्वर कहा गया है। अब देखिए स्वरों के स्थान पर कहाँ यूज करते हैं, या का एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहले मैं एक शब्द लिखता हूं चाहिए। अब चाहिए ऐसे भी लिखा जाता है और चाहिए को हम ऐसे भी लिख देते हैं, तो स्वर के स्थान पे यूज हो गया कि नहीं हो गया, स्वर के स्थान पर हमारा व्यंजन यूज हो गया। इसीलिए इसको क्या कहा कि ये भी क्या है आधा स्वर ही है, अर्ध स्वर है। कोवा, वा को देखें तो वा में क्या है आप कोवा ऐसे भी लिखते हो और कोवा आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा, तो यहां भी क्या हुआ ये वा किसकी जगह यूज हो गया स्वर की जगह यूज हो गया, इसीलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक, अब रा की बात करें, रा को लुंठित क्यों बोलते हैं भाई, जब आप रा बोलते हो तो आप देखोगे कि आपकी जीभ ना अजीब सी घूम जाती है, लुंठित हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं लुंठित व्यंजन
लुंठित व्यंजन इसको बोलते हैं। रा बोलने में क्या होगा, हमारी जीभ थोड़ी सी मरोड़े टाइप खाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन बोलते हैं। अब बात करें ला की, तो ला को पार्श्विक व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि जब आप ला बोलोगे तो आप देखोगे कि आपकी जीभ जो है आगे दांतों पे, हमारे जो दांत हैं उन पर फिक्स हो जाती है, मतलब वहां पर चिपक जाती है। ला बोलने में जीभ वहां से हटेगी नहीं, जीभ वहां पर है, और जो हमारी प्राणवायु निकल रही है वो जीभ के साइडों से निकल रही है, पीछे के हिस्से से निकल रही है। जब आप बोलोगे ला तो आप देखोगे कि प्राणवायु क्या है, ला, जीभ ने आगे का हिस्सा क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो प्राणवायु कहां से निकली, पीछे के हिस्से से निकली, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ठीक, ये तीनों चीजें मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर होंगी कि भाई इनको अर्धस्वर क्यों बोलते हैं, इसको लुंठित क्यों बोलते हैं और इसको पार्श्विक क्यों बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं इसको अलग से नोट में लिखकर लाया हूं। क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला टाइप, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं और इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है। देखिए, ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे शा, शा, सा और हा, ये चारों क्या है, हमारे ऊष्म व्यंजन है। और इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, इन्हें ऊष्म व्यंजन बच्चों इसलिए कहते हैं कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, एक थोड़ा सा ऊष्मा का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी थोड़ी सी हमारी क्या होती है, शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ऊष्म। आप बोल के देखो शा, तो शा में क्या होगा, आपके अंदर से थोड़ी सी ऊष्मा बाहर आएगी, मुंह से गर्म वायु बाहर आएगी। बाकी सारे व्यंजनों को जब आप बोलोगे तो गर्म वायु बाहर नहीं आएगी, जब आप शा बोलोगे, ये बोलोगे तो क्या होगा, गर्म वायु बाहर आएगी, जिसकी वजह से इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दूसरा, इनके उच्चारण में क्या होता है कि जो हमारे अंदर से प्राणवायु निकल रही है उसमें घर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो गर्म हो जाती है, और गर्म होकर क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, और जब बाहर आती है तो गर्म होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, ये क्लियर हो गया। किसको कहते हैं, इन चार व्यंजनों को, शा, शा, सा और हा, ये जो हमारे चार व्यंजन है इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इनका हम उच्चारण स्थान देखें तो शा का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, तालव्य। शा कहां से बोला जा रहा है, तालु की सहायता से बोला जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, तालव्य हो गया। शा जो है ये मूर्धन्य है, सा दंतमूल दांतों के जड़ों से बोला जा रहा है, और हा क्या है, ये कंठ्य है, सीधे गले से हा। हा में आप देखोगे कि कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आ रही है, सीधी साउंड कहां से आ रही है, गले से आ रही है, तो इसलिए ये क्या है, कंठ है। ठीक है, अब ये होते क्या है, ये होते हैं अघोष और महाप्राण। ये क्या है, अघोष है और महाप्राण है। इनको बोलने में समय ज्यादा लग रहा है, ये तो क्लियर है, बोलते ही समझ में आ रहा है, तो महाप्राण तो क्लियर हो गए। अघोष है, सघोष नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, अब ये तो हमारे हो गए तीन मेन जो वर्गीकरण है, जो तीन मुख्य प्रकार थे मैंने वो तीनों आपको बतलाए। अब उसके अलावा तीन टाइप में और थोड़ा सा हम इनको वर्गीकृत करते हैं। पहला क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन या नव विकसित व्यंजन भी कहते हैं इनको। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने कई बार देखा है कि नव विकसित व्यंजन कौन से हैं। अब इन्हें नव विकसित क्यों कहते हैं, उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर जीभ को स्पर्श करने के तुरंत पश्चात नीचे आ जाए उन्हें द्विगुण अथवा उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। कौन से होते हैं हमारे, डा और धा। इसमें क्या है कि जीभ हमारी तुरंत ऊपर उठती है, लेकिन उच्चारण पूरा होने से पहले क्या होती है, नीचे आ जाती है, डा ढा, है ना। तो इनके उच्चारण से पहले क्या हो रही है, वो नीचे आ जा रही है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं। द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को हम कहते हैं। और क्या चीज है, नव विकसित व्यंजन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये दोनों क्या है, डा और ढा, ये जो दोनों हमारे व्यंजन हैं ये संस्कृत में नहीं थे। ये संस्कृत में हमारे कौन से थे, संस्कृत में हमारा ये वाला डा और ये वाला ढा, ये दोनों क्या है, संस्कृत में थे। ये दो व्यंजन संस्कृत में नहीं थे। इनके नीचे जो ये अंकी बिंदी हमने लगाई है नीचे की तरफ, ये दोनों संस्कृत में यूज नहीं होते, सिर्फ हिंदी में यूज होते हैं। तो आपको पता है कि पहले सिर्फ संस्कृत थी, संस्कृत से हल्के हल्के डेवलप होते हुए हिंदी बनी है। तो ये दोनों क्या है, ये नए बने हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं,
नवनिर्मित या नव विकसित व्यंजन इनको हम कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं और द्विगुण व्यंजन भी इन दोनों को ही कहते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा आता है? इसके बाद हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये चारों आपको याद रखने हैं। दूसरी जो इसमें मैं आपको एक चीज बतलाता हूं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनको संयुक्त व्यंजन कहते क्यों हैं। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। ये क्या होते हैं? 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन है, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। याद रखने वाली क्या चीज है इसमें याद रखने वाली चीज है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बना है। क्वेश्चन हमारा यहां से बनेगा एग्जाम में कि कौन सा व्यंजन हमारा किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। तो उसका तरीका आपको ये कि जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपको वो दोनों व्यंजन समझ में आ जाएंगे। जैसे इसको क्या बोलते हैं? क्ष। पहले का की साउंड आ रही है, फिर क्षा की, तो का और शा। अब इसमें कई बारी बच्चा ये वाला शा लिख देता है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको याद रखना है कि ये जो इसको हम क्या बोलते हैं? पेट चिरा वाला शा, है ना। तो ये याद रखना है, का और क्षा मिलकर क्या बनता है? क्षा बनता है। उसके बाद त्रा, त्रा में साफ साउंड आ रही है ता और रा की। ज्ञा में जा और ये या चा वर्ण वाला। उसके बाद श्रा, शा और रा, है ना। इन 2 व्यंजनों से मिलकर बनने के कारण ये क्या होते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संख्या कितनी है इनकी? 4 है। 4 हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये हमारे हिंदी वर्णमाला के सारे व्यंजन हो गए। इनके अलावा कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो हमने बाहर की भाषाओं से लिए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन बोलते हैं। अब आगत व्यंजन कौन से होते हैं देख लेते हैं। वैसे तो आगत व्यंजन बच्चों बहुत सारे हैं। आपने देखा होगा कि का में भी यहां पर नुक्ता लगा देते हैं, नुक्ता बोलते हैं इसको, कि नुक्ता लगा देते हैं तो ये का बन जाता है। लेकिन अभी जो फिलहाल हमारी हिंदी वर्णमाला में जिन 2 व्यंजनों को हमने एक्सेप्ट किया है, उसके अलावा बाकी हमने किसी व्यंजन को एक्सेप्ट नहीं किया, वो कौन से हैं? जा और फा। जा और फा, इनमें क्या होता है? जा लिख के उसके नीचे ये नुक्ता लगाया जाता है। ये दोनों कहां से लिए गए? हमारे अरबी फारसी की भाषा से लिए गए हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन, यानी बाहर से लिए हुए व्यंजन बोलते हैं। तो ये सारे टाइप हमारे व्यंजनों के मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं ताकि आपको देखते ही क्या हो? समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ आज समझ में आया हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में नोटिफिकेशन आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और आप देखेंगे कि आप उस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही इजीली सारे क्वेश्चनों को देखते ही सॉल्व कर दोगे। आप इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप इससे सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं रहता, आपको कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन लगता है, तो फिर आप मेरे को एक मैसेज डालिएगा नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, मजे में रहिए।